हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले क्या हम लोगों को ये पता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एरिया अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें डायरेक्शन होगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि एरिया में डायरेक्शन कहां से आ गया। तो पहले हम लोग वही समझने वाले हैं। इसके बाद इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में ड्रॉ कर लिया। ठीक, और इसके एक्स वाई प्लेन में मैं एक स्क्वायर को रखता हूँ। ये एग्जांपल समझते हैं अपन। मान लेते हैं स्क्वायर का जो लेंथ है वो, ये साइड का जो लेंथ है वो एल हो गया और स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पता होता है साइड इंटू साइड। अगर अपन यहाँ पर साइड इंटू साइड करेंगे तो एल इंटू एल करेंगे तो कितना आना चाहिए, एल स्क्वायर। अब यही एल स्क्वायर अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर अगर आ गया तो वो वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है। कैसे? दो तरीका, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 0 आ जाता है। और वैसे भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर कभी भी वेक्टर के फॉर्म में नहीं आता है, वो हमेशा स्केलर होता है। वो भी करके बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्यों करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट यूज? तो क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करने से ये होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर ही निकलता है। फिर से सुनना अच्छे से, अगर दो क्वांटिटी को अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक वेक्टर ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करूं और एरिया क्रॉस प्रोडक्ट करने से आ जाए, मतलब ये हुआ कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखना कैसे करने वाले हैं हम लोग। मान लेते हैं इसमें एरिया जो है, ठीक है, अपने को पता होगा साइड इंटू साइड, अपन दो साइड को लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में करता हूं ए बी क्रॉस बी सी, मीन्स ये दो साइड को देखते हैं अपन, ये वाला देखना ए बी क्रॉस बी सी, ये दो साइड को अपन क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या एल स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें लगाते हैं अपन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और यहाँ एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? तो एन कैप आंसर है डायरेक्शन बताता है। तो ये डायरेक्शन को यहाँ पर कैसे यूज करेंगे तो देखना, यहाँ पर ए बी किस एक्सिस पे है? तो आंसर है ए बी जो है वो एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कौन बताता है? तो एक यूनिट वेक्टर बताता है जिसको अपन आई कैप बोलते हैं। वैसे ही अगर वाई एक्सिस को देखेंगे तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन कौन बताता है? एक यूनिट वेक्टर जिसको अपन जे कैप बोलते हैं। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कौन बताता है? एक और यूनिट वेक्टर जिसको अपन के कैप बोलते हैं। ऐसा शायद 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? के कैप आता है। ठीक है, और अगर इसको उल्टा कर दिया मैं जे कैप क्रॉस आई कैप तो आंसर क्या आता है? माइनस के कैप आता है। ये हम लोग ऐसा पढ़े होंगे 11th क्लास में। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो अभी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखना ए बी कहां पर था? एक्स में था, मतलब आई क्रॉस हुआ। किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं? ये बी सी कहां है? वाई में, वाई मतलब जे। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ रहा है? के कैप। तो यहाँ पर अपने को इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? के कैप। अब देखना यहाँ पर ए बी क्रॉस बी सी कर रहे हैं तो ए बी और बी सी के बीच में यहाँ का एंगल कितना है? तो आंसर है 90 डिग्री है। तो अपने को थीटा की जगह 90 डिग्री भी यूज करना है। तो देखना ये ए बी का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है? ए बी का मैग्नीट्यूड है एल, तो यहाँ लिखा मैं एल। बी सी का भी मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है? एल, ये वाले का, ये लिखा मैं एल साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री। और एन कैप क्या दिख रहा है? अपन आई क्रॉस जे में दिख रहे हैं, आई और जे है तो यहाँ क्या लिखेंगे? के कैप। इसको सॉल्व करते हैं तो एल स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ पर क्या बचेगा? के कैप, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। तो आंसर देखना क्या आ गया? एल स्क्वायर के कैप। तो इससे क्या पता चल रहा है? एल स्क्वायर तो ये आ गया एरिया, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये क्या आ रहा है? डायरेक्शन भी आ रहा है। तो ये तो प्रूव हो रहा है ना कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। देखना के कैप क्या है? तो के कैप तो जेड है, जेड एक्सिस वाला होगा। मींस ये एक्स, एक्स वाई और जेड, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं? देखना ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस दिख रहा है, और ये हुआ जेड एक्सिस। ऐसे होते हैं तीनों परपेंडिकुलर आपस में। ठीक, तो अभी फिलहाल ये वाले एक्सिस को देखते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इसका डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? एरिया का। तो आंसर है जेड में। तो ये तो जेड या तो इधर बाहर की तरफ बनेगा या अंदर की तरफ। ये जेड जो है ये परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। तो आई कैप प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों पॉसिबल है। तो देखना यहाँ पर क्या है, ये जो सरफेस है एरिया इससे बाहर निकल सकता है परपेंडिकुलर, ये देखना ये निकल सकता है, ये परपेंडिकुलर ही दिख रहा है ना ऐसा, या फिर अंदर की तरफ भी जा सकता है। तो अगर अपने पास ये सरफेस अगर ऐसा है, ये सरफेस ऐसा है, ये दिख रहा है, तो इसमें अगर मैं एरिया का बात करूं बाहर की तरफ तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये देखना एरिया
बाहर निकलता हुआ इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, या फिर ये इसके इनवर्ट भी जा सकता है, तब भी क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ये आया कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अभी तो यहाँ पर हम लोग 2D फिगर रखे हैं, 2 डायमेंशनल मतलब जिसका वॉल्यूम नहीं होता। तो जैसे एक स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक सर्कल हो गया, इन सबका वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए वो 2D है। तो यहाँ पर 2 टाइप के फिगर के लिए डिफाइन करेंगे अपन। पहले अपन देख लेते हैं फॉर 2D सरफेस। 2D सरफेस को अपन ओपन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2D के लिए अपने को क्या दिख रहा है, तो देखना यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा ये आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है और परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, फिर इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। तो ये फॉर 2 डायमेंशनल के लिए समझ में आना चाहिए, परपेंडिकुलर, इनवर्ड, आउटवर्ड। लेकिन अगर 3D फिगर होगा, मतलब आप जिसका वॉल्यूम भी है, तो फॉर 3D सरफेस को अपन क्लोज सरफेस भी बोलते हैं। तो जैसे एक क्यूब में बना लेता हूं, तो देखना इसके बारे में क्या है। अगर मैं ये क्यूब बनाया, ये रहा एक क्यूब, ठीक है, ये अपन क्यूब बना लिए ऐसे करके। तो क्यूब एक 3D होता है, तो इसके अंदर 6 फेस होते हैं। तो मान के चलना मैं ऊपर वाले फेस के बारे में बात करूं, मींस ये वाला, ये देखना, ये जो फेस है इसके बारे में बात करूं, और ये जो इसके जस्ट अपोजिट में या नीचे में जो फेस है उसके बारे में मैं बात करूं। तो ये जो सरफेस है ये ऐसा रखा हुआ है, मींस कुछ इस तरीके का रखा हुआ है, ये देखना, ये जो सरफेस है ऐसा रखा है, ये ऊपर वाला ऐसा। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलना चाहिए। तो 3D में ये याद रखना कि जो भी परपेंडिकुलर एरिया निकलेगा वो एरिया हमेशा आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होता। ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा अपने को कि 3D अगर फिगर है तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से आउटवर्ड होगा। देखना, अगर मैं नीचे वाले का बात करूं तो ये ऐसे करके अंदर की तरफ ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसा नीचे जाएगा। ये अगर मैं नीचे का बात करूं इस सरफेस का, तो ये ऐसा दिखेगा। अगर इस सरफेस का बात करूं तो ये ऐसा, क्यों, क्योंकि इस डायग्राम के बाहर हमेशा बनना चाहिए। तो देखना, इसका एरिया वेक्टर अगर मैं बनाया तो ये इसका एरिया वेक्टर इधर, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो ये एरिया वेक्टर इधर, ठीक है यहाँ तक। अब एक और चीज समझ लेते हैं अपन, इसे यहाँ लिख भी लेते हैं कि एरिया जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड ओनली, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर है उसकी जगह कभी कभी ऐसा भी वर्ड मिलेगा, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ऐसा। तो परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पर कैसा वर्ड मिलने वाला है, नॉर्मल भी मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज भी अगर देख लेते हैं, मान के चलना कि अपन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर देता, AB डॉट BC कर देता, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं अपन, AB BC मॉड, और यहाँ पर हो जाता है cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ थीटा देख रहा हूँ तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर मैं 90 पुट करता ना यहाँ एंगल में, तो cos 90 जीरो होता है, तो आंसर जीरो आ जाता, तो n स्क्वायर नहीं आ पाता। तो डॉट प्रोडक्ट तो वैसे भी यूज करने वाले थे नहीं अपन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, इसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेना घर में विंडो है हमारे पास, तो जो बाहर का सनलाइट होगा वो विंडो से एंटर करेगा। तो क्या पूरा का पूरा सनलाइट जो बाहर था वो विंडो से एंटर कर जाएगा? नहीं करेगा। तो ये तो डिपेंड कर गया ना कि विंडो का एरिया कितना है। अगर विंडो का एरिया छोटा होगा तो कम सनलाइट इंटर करेगा, और अगर विंडो का एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट में सनलाइट इंटर करेगा। तो ये जो सिनारियो है, ये जो अपन समझे, इसको अपन यहाँ यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए। तो कैसे करते हैं देखना। मान लेना जो सनलाइट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुए, ठीक। और जो ये विंडो था, उस विंडो को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखता हूं। तो देखना, ये विंडो को मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रख दिया, इस विंडो को, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से पास कर जाएंगे नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर,
ये जो सरफेस रखा हुआ है ऐसा रखा हुआ है, देखना ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ऐसे पास हो रहे हैं और इधर से ऐसे निकल रहे हैं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली या परपेंडिकुलर एक ही चीज होता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाएंगे एक सरफेस के परपेंडिकुलर, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मींस अगर इस डायग्राम को देखेंगे हम लोग तो इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो देखना ये एक और एक दो, तो इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो पास हो रहे हैं, इसलिए यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जिसको फाई ई से डिनोट करते हैं वो होगा 2, ठीक है, इसका डेफिनेशन ऐसा बोलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही लेंगे जो परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, परपेंडिकुलर नॉर्मली। अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, देखना अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं ऐसा, ये अब देखना इसके अंदर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो अच्छे से काउंट करते हैं, ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, तो आंसर है 4, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 4। तो शायद इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने नंबर में पास होंगे एक सरफेस के परपेंडिकुलर, उतना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ, ठीक। तो यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, एरिया को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ता है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्लक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट निकला, तो इसको लिखते हैं यहां पर, greater the area of surface, greater will be the इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एक पॉइंट यहां होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एरिया बराबर लेता हूं, देखना अगर मैं एक ऑब्जेक्ट यहां बनाया, ये एक एरिया लिया, मान के चलना इसका एरिया ए है, ठीक है, और यहीं पास में एक यही वाला एरिया का एक और यहां पर बनाता हूं, इसका भी एरिया अगर सेम है, ये एरिया दोनों का सेम है, चेंज नहीं किया, लेकिन मैं यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कम और ज्यादा कराने वाला हूं। देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से एक पास हुआ, ये 2, ये 3, ये नीचे से चला गया, ये इसके ऊपर से चला गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो देखना यहाँ पर 1, 2, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, एरिया सेम है, ध्यान रखना इस दोनों में एरिया सेम है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास कराता हूँ, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, एक बाहर से चला गया, ये बाहर से चला गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास हुए हैं, एरिया सेम है, तो आंसर है यहाँ पर 7 पास हो रहे हैं और यहाँ पर 3, तो फ्लक्स ज्यादा कहां पर है, तो आंसर है यहाँ का फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रहे हैं, एरिया सेम था, लेकिन यहाँ का एरिया और यहाँ के एरिया सेम होने के बाद भी फ्लक्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फिर से समझना, जितना पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, उतना ज्यादा वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। देखना ये बहुत पास में डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ का डेंसिटी बहुत कम है, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो यहाँ का फ्लक्स ज्यादा। तो एक और पॉइंट हम लोगों को यहां से निकला कि ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, greater the electric field lines, greater the electric flux, greater the electric flux, मतलब ये जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी पे डिपेंड कर गया, मतलब ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, प्रॉपर्टीज में पढ़े भी थे, उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा होता है। तो ये दो पॉइंट अपने को समझ में आ गया कि एरिया और फ्लक्स पे डिपेंड कर गया, ठीक है। इसमें एक तीसरा क्वांटिटी भी होता है एंगल, तो इसको पहले नोट कर लेना, इसके आगे का फिर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना सबसे पहले। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंगल पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए देखना, एक मैं सरफेस ड्रॉ करता हूँ, ये सरफेस को मैं ड्रॉ किया, ठीक है।
और ये जो सरफेस रखा हुआ है ये इस तरफ से ऐसा रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, ऐसा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मींस ये सरफेस को कैसे रखे यहाँ पर, तो ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आने वाला है, इस तरफ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक। अब ऐसा मानते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ वो परपेंडिकुलर पास नहीं हो रहा है, किसी एक एंगल से पास हो रहा है। मान लेते हैं कि वो एंगल कितना है, थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ एक एंगल थीटा से। डेफिनेशन तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि किसी एंगल से पास हो रहा है 90 डिग्री को छोड़ करके। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो देखना इसके लिए हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट को। तो अगर मैं ई को रिजॉल्व करूंगा तो देखना इस एक्सिस में थीटा टच है, इसलिए यहाँ पर ई का कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इस तरफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा में कौन सा परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होने चाहिए फ्लक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपने को तो ये दिख रहा है ई कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये तो अलोंग द सरफेस निकलेगा, ठीक। मींस कुछ ऐसा है, अगर ये सरफेस ऐसा रखे अपन तो ये जो ई साइन थीटा है वो ऐसा निकल रहा है, ये अलोंग द सरफेस, और ये ई कॉस थीटा है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकल रहा है। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस को लेना पड़ेगा। तो यहाँ का जो फ्लक्स को डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ का जो ये कंपोनेंट दिख रहा है क्या है, ई कॉस थीटा, ठीक, और यहाँ का एरिया क्या था, ए, तो इसलिए एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो इसको जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, एंगल से अगर निकलेगा तो कोई भी एंगल से निकले यहाँ पुट करेंगे तो जनरल फॉर्मूला बन गया ये। अब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, ये होगा फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। कैसे पता चला, जैसे अपन पढ़ते हैं ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो वैसे अगर अपन इसको देखेंगे तो देखना ये क्या दिख रहा है, ई ए कॉस थीटा दिख रहा है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। तो ये वाले को देखना, ए के जगह ई है और बी के जगह ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए। तो यहां से अपन डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब अपने को एक चीज क्लियर होना चाहिए कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटी का, वो स्केलर क्वांटिटी देता है। फिर से समझना, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो उसका आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही आता है, मींस वो वेक्टर नहीं है, उसमें डायरेक्शन नहीं आता। तो इसलिए फ्लक्स में मैं यहाँ वेक्टर नहीं बनाया हूं, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसको भी लिखते हैं हम लोग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, ये नंबर ऑफ लाइंस है, ये नंबर है, नंबर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसका एसआई यूनिट का अगर अपन बात करते हैं फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर एसआई यूनिट देखेंगे तो ये फॉर्मूला को देख लेते हैं। ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा ये एंगल यूनिटलेस क्वांटिटी हुआ। तो इसमें अगर इसको अपन लिखते हैं अरेंज करके तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो इसका यूनिट ये निकल गया, ठीक है। अब मैं अगर अलग डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जैसे इस डायग्राम में एंगल था, तो इस डायग्राम में मैं क्या करता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैं फिर से एक सरफेस को रखता हूं, लेकिन अब ये जो सरफेस होगा उसको मैं कैसे रख रहा हूं, ऐसे रखता हूं। देखना, ये अगर मैं ऐसे रखा तो ये जो सरफेस है ये ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, ठीक है। अब हम लोग सरफेस को कैसे रख दिए हैं, ऐसे रखे हैं, ये सरफेस को ऐसे रखे हैं, इसका एरिया वेक्टर किधर है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम लोग से पूछा है कि बताओ यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरफ जा रहा है, तो अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एंगल कितना बन रहा है। तो देखना अच्छे से, ये जो एरिया वेक्टर है ये वाला, देखना ये एरिया वेक्टर हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ, ठीक है। ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपन 90 डिग्री पुट करके देखते हैं, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए, यहाँ कॉस थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पर अगर अपन 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो गया ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0, तो इसलिए यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया, 0, ठीक है। तो वैसे भी 0 होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि अगर इस डायग्राम को अच्छे से अपन देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो सरफेस के अलोंग पास हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। मींस ये सरफेस अगर ऐसा रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा अलोंग पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे पास होना चाहिए था, ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग द सरफेस पास हुआ, ऐसा पास होता तो आंसर आता। तो पता चल गया फ्लक्स कितना है यहाँ का, 0, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, देखना एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनाते हैं। अगर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सर्कल रखा हुआ है और ये सर्कल का जो रेडियस है वो r है,
ठीक है। और ये जो सर्कल है ऐसा रखा हुआ है, ऐसा मीन्स इसका जो परपेंडिकुलर एरिया होगा, ये एरिया का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ये अपन बनाए एरिया का डायरेक्शन, ये बना दिए एरिया वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एंगल बना रहा है, ऐसे क्वेश्चन अगर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब हम लोगों से पूछा गया कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का नॉर्मल क्या करने वाले हैं, ई ए कॉस थीटा लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल दिख रहा है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो लोग सोचेंगे आंसर सही है, वो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री पुट नहीं कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। यहाँ पर अपने को ये पता होना चाहिए कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो फ्लक्स तो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, मींस कौन सा एंगल होना चाहिए था, ये देखना है, ये वाला ई है और ये वाला ए है, अपने को ये एंगल होना चाहिए पता। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मींस द एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 30 डिग्री। तो हम लोगों को यार 30 डिग्री को यूज करके बनाना पड़ेगा, 60 डिग्री यूज करके नहीं बनाएंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखना, ये ई का अगर मैं कंपोनेंट को रिजॉल्व करूंगा तो देखना यहाँ 30 डिग्री से ही देखेंगे ना अपन, क्योंकि एंगल बिटवीन ई एंड ए लेना है। तो एंगल यहाँ टच है, तो ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ये वाला ई साइन थीटा, ठीक है। अब अपने को क्या पता है कि जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का इनटू होता है। तो एरिया परपेंडिकुलर तो यहाँ है, और यहाँ पर ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा में इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा दिखता है, तो फिर से यही चीज, ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है, तो अगर मैं ई साइन थीटा को देखता हूं तो ये सरफेस के अलोंग जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, मींस ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर मैं ई कॉस थीटा को देखता हूं तो देखना ये सरफेस से ऐसे निकल रहा है, ऐसा, ये सरफेस है, इससे ऐसे निकल रहा है ई कॉस थीटा, ये है परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को क्या लेना है, परपेंडिकुलर वाला लेना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग फिर से क्या यूज करने वाले हैं, ये ई कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, एरिया के साथ। तो इसको अरेंज करेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला दिखेगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा क्या पुट करना है यहाँ पर 30 डिग्री, याद रहे अच्छे से, ठीक है। एंगल बिटवीन ई एंड ए, तो ये हो गया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का, और कॉस 30 डिग्री, अब कॉस 30 डिग्री पता होना चाहिए अपने को, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो गया ई पाई आर स्क्वायर इंटू √3/2। तो इसको अपन फाइनल आंसर लिखते हैं, ये हो गया √3 ई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अपने को यहाँ क्लियर होना चाहिए एंगल कहाँ का होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट लिखते हैं अपन, तो पहले इसको आप लोग लिख लेना, वीडियो को रोक करके, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ देखते हैं नोट में क्या है। एरिया के बारे में पहले अपन समझते हैं, अगर एरिया स्मॉल है तो क्या होगा, तो लिखते हैं यहाँ पर नोट, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर स्मॉल एरिया, अगर एरिया स्मॉल है तो ये वाले को देखना, ये फ्लक्स लिखा मैं फाई ई इक्वल टू, ये होता है ई डॉट ए, ठीक। अब मैं क्या बोला कि एरिया अगर स्मॉल है तो देखना, ये मैं लिखा स्मॉल एरिया डी ए, तो अगर एरिया स्मॉल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो कम पास होंगे उस एरिया से, एरिया बड़ा तो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे। तो इससे ये समझ में आया कि एरिया के छोटे होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर कम होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये फ्लक्स छोटा हो गया। अब अपने को अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये देखना डी फाई ई को इधर इंटीग्रेट किया और इधर इसको इंटीग्रेट किया ई डॉट डी ए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डी फाई को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या निकलेगा, ये टोटल फ्लक्स दे देगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है। तो एक स्मॉल एरिया के लिए जो फ्लक्स यूज करेंगे अपन, टोटल अगर कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स का। ये सब का जो यूज होने वाला है ये गॉस थ्योरम में यूज होगा, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे कुछ लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर स्मॉल एरिया होगा तो वहां का फ्लक्स निकालने का तरीका ये हुआ। अब इसी में क्या है कि अगर बोल दिया कि एरिया स्मॉल है लेकिन साथ ही साथ क्लोज है, फॉर स्मॉल एरिया एंड क्लोज सरफेस, अगर एरिया स्मॉल है और सरफेस क्लोज है तो देखना, अगर स्मॉल एरिया तो आंसर तो यही आने वाला है, ये फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए,
तो आंसर तो यही आने वाला है। लेकिन अगर क्लोज सरफेस होगा तो क्लोज सरफेस को बताने के लिए देखना ये अपन ऐसा गोला बना देते हैं, क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लोज सरफेस का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया लेने वाले हैं। तो ये क्या चीज है, अभी बस फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर क्लोज सरफेस एरिया है तो फ्लक्स अपन ये यूज करेंगे हम लोग, अगर स्मॉल एरिया पूछता है तो अब इसका यूज कहां होगा, तो आंसर इसका यूज होने वाला है गॉस थ्योरम में। तो जब हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक से मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप वो भी बताएं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।